कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। 90 दिन की मोहलत दी गई कि 90 दिन के अंदर आपने इंतखाबात करवाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में किताब नहीं कर। लोग अजीब सी नजरों से देखते हैं, लेकिन मैं इसको उस सेंस में लेती हूँ, पॉजिटिव सेंस में। रंग बड़ा आपका गोरा हो सकता है, व्हाइटनिंग इंजेक्शन से बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है, ग्लो आता है, मगर ये नहीं कि आप चेंज हो जाएंगे, आपकी नस्ल चेंज हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मंगी साहब, अगर एक केक आता है तो वो तो फिर आप लोग खुद ही सारा खा जाते होंगे। हाँ, ये तो सही है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर आप सबको। अस्सलाम वालेकुम। वहीम, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से? ठीक ठाक। और आज जो है सारिश बहुत ही दिलचस्प दिन भी है, और इसी दिन की मुनासबत से आज हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा कॉल और एक हदीस मुबारका भी है कोट ऑफ द डे में। तो मैं चाहूँगा कि आपसे जो है वो इसकी शुरुआत हो, प्लीज़। खातिमुन नबीयीन हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के दिल में खुशी दाखिल करना सबसे अफजल अमल है, यानी कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। कितनी ही अच्छी बात है ये, और यकीन करें इतना इंसान मुतमईन होता है कि जब ये वजह पता हो कि जनाब मेरी वजह से किसी के दिल में खुशी दाखिल हुई है, तो एक इत्मीनान होता है। और जो खुशी उस खुशी की होती है ना, वो आपको अपने किसी काम से भी नहीं होती, या फिर अपना कोई ऐसा काम या गोल आप अचीव कर लो तो एक इंसान मुतमईन होता है ना, वो तब इतना खुश नहीं हो सकता इतना किसी और के लिए कुछ करके होता है। एग्जैक्टली यही वजह है कि मैंने आपसे जो है कहा कि इस कॉल को पढ़ें, ताकि आइंदा आप जो है इस पे अमल भी करें, और मैं भी यकीन। अच्छा, वैसे मैं एक बात पे और बहुत खुश हूँ। अच्छा। आज कराची का मौसम इतना अच्छा है, हमेशा की और वैसे तो ये प्रेडिक्शन थी कि आज से बारिश का आगाज होगा। किसने प्रेडिक्ट किया था? मैट प्रेडिक्शन थी, हाँ जी। अच्छा, लेकिन तो अब ये कहा जा रहा है कराची वाले तैयार हो जाएं, कल से धुआंधार बारिश जो है वो हो सकती है। पिंडी में तो बहुत बारिश हो बात है, ये आपने बड़ी खबर दे दी है, लेकिन मजीद बड़ी खबर जो है वो हमारे साथ मौजूद है। चलते हैं बड़ी खबर की जानिब। असम्बलियां तोड़ी जाएंगी या तहलील हो जाएंगी, सियासी कश्मकश में अब भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। जराए की 8 अगस्त की समरी भेजे जाने की तस्दीक, वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की तरदीद, नून लीग और पीपल्स पार्टी में निगरां सेटअप पर भी इत्तफाक ना हो सका। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 180 मिलीमीटर बारिश, नाला लई बिफर गया, सायरन बजा दिए गए। गवाल मंडी के अतराफ मसाजिद से इनखला के ऐलानात। पेशावर मोटर पर दीवार गिरने से 11 अफराद के जाँ बाग होने की इतलात। और नाजरीन, सऊद शकील ने जीत लिए दिल, श्रीलंका में बतौर पहले पाकिस्तानी डबल सेंचुरी करके फैंस की आंखों का तारा बन गए। हर तरफ नौजवान बैट्समैन के चर्चे, सोशल मीडिया पर खूब दाद जारी है। लाड़काना के अजब खानदान की गजब कहानी, पूरी फैमिली की यकम अगस्त को पैदाइश का अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्डर खानदान से आज आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। तो जनाब ये सारे भैया अगस्त में यकम अगस्त को पैदा हुए, बड़ी हैरत की बात है, वैसे बहुत कम ऐसा होता है। एनी हाउ, बिल्कुल ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इनका नाम भी आ गया है कि पहली तारीख को पूरा खानदान इतने सारे केक्स काटेगा। खाएगा कौन? खाएगा कौन? मोहल्ले वाले खाएंगे। एग्जैक्टली। चले जी, अब ट्रेंड्स की तरफ आते हैं। तो अनडाउटेडली सऊद शकील इस वक्त ट्रेंड में शामिल है, टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। कौमी खिलाड़ी इस वक्त उन्होंने गाल टेस्ट में तीसरा दिन पाकिस्तानी जो बल्लेबाज थे सऊद शकील के नाम रहा, डबल सेंचुरी बनाकर कौमी टीम को बड़ा सहारा दे दिया। और बड़ी मजे की बात है फहीम हमारे क्रिकेट की कि आपको पता है एक कैच अगर कोई पकड़ ले, वो भी ऐसे मोमेंट पे कि जब बस हार और जीत का फैसला होने वाला हो, तो वो एक कैच स्टार बना देता है। नसीम शाह आपको याद है कितना वो भी वायरल हुए थे। उसी तरह अब हम देख रहे हैं कि जनाब इस सीरीज में सऊद ने कमाल कर दिया है, और यही वजह है कि अब वो भी एक स्टार बन गए हैं। जो नहीं भी जानता था अब उनको भी पता लग गया कि सऊद भी एक खिलाड़ी है जिसमें दम है। और कल के शो में जो है वो शोएब अलवी साहब ने हम ये बताया भी था हमें कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बहुत करीब हैं। अभी दुनिया में 5वें खिलाड़ी हैं ये जिन्होंने अपनी टेस्ट की 5 इनिंग्स के अंदर 50 किया हुआ है। कल की इनिंग मिला ली जाए तो 6 मैचेस हो गए, 7 अगर इन्होंने कर लिए तो ये टेस्ट क्रिकेट की 150 साल हिस्ट्री में
पहले खिलाड़ी होंगे। ये बहुत अच्छा, मैं बड़ा ये भी रिकॉर्ड बता दूं कि सऊद शकील ने लिखा है कि अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू नसीम शाह for helping me go from 150 to 200. तो यानी कि उन्होंने बोला because at that point he made more believe that I would get to 200 than I had in myself to achieve the milestone. तो ये क्रेडिट उनको दे रहे हैं भाई। एग्जैक्टली, जाहिर सी बात है, जब तक आपके सामने खिलाड़ी ना हो आपका साथ देने के लिए और वो आपको ना खिलाए तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ टीम वर्क। यहाँ एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। 5 विकेटें गिरने के बाद भी सऊद जो है वो आए मैदान में और आके छा गए। कहाँ 110 का स्कोर था और कहाँ 450 से भी ऊपर स्कोर को ले गए। और साथ साथ सहरिशी ट्रेंड में आज मुहर्रम भी, हैशटैग मुहर्रम भी जो है वो शामिल है, क्योंकि मुहर्रम हराम की दुनिया भर में साथ ही ट्रेंड कर रहा है ये हैशटैग। ट्रेंड में सार्फिन की जानिब से शोहदाए करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। याद रहे, नए इस्लामी साल के पहले रोज गिलाफ काबा की तब्दीली का रूह परवर मंजर भी देखने को मिलता है, जहां सऊदी हुकूमत गिलाफ काबा की तब्दीली भी करवाती है। ट्रेंड में अब तक हजारों सार्फिन की जानिब से ट्वीट्स किए जा चुके हैं। अच्छा, बिल्कुल, और हम कल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद चांद नजर आ जाएगा और कल मुहर्रम की पहली तारीख हो जाएगी, लेकिन कल चांद नजर नहीं आया। तो अब तो लाजमी आज मुहर्रम की आज रात चांद नजर आ जाएगा। बिल्कुल, चांद अब दिखे या ना दिखे, 30 के बाद तो चांद होना ही है। नए इस्लामी साल का जनाब आज आगाज हो जाएगा। सहरिश, ये भी एक सवाल है, अगर हमारे साथ आज होंगे तो हम उनसे जरूर पूछना चाहेंगे कि 3 महीने जो हैं वो कंसेक्टिवली चांद के 30 के गए हैं। ये जरा मुश्किल देखने में आता है, बहुत कम देखने में आता है, क्योंकि 2 30 के जाएं तो एक 29 का जरूर होता है। यही ट्रेंड। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ मौसम की बात करते हैं। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नालालई में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सायरन बज गए हैं। गवाल मंडी के अतराफ मस्जिदों से इनखला के ऐलानात हो रहे हैं। वासा ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है और निकासी आपके लिए हैवी मशीनरी और अमला नशेबी इलाकों में मौजूद है। रेस्क्यू को अलर्ट कर दिया गया है और एहलकार नालालई के अतराफ तैनात कर दिए गए हैं। एहतिशाम अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी एहतिशाम। अफराद जो है मलबे तले दबकर जांपा को के एक दीवार गिरी है जिसके नीचे मजदूरों का खीमा था और खीमे के ऊपर जो ये दीवार गिरी है। 11 मजदूर हैं वो मौके पर ही जांबा हो गए और बाकी जो मजदूर हैं उनको निकाल रहे हैं, मशीन के जरिए इनको निकाला जा रहा है। अचानक से बारिश हुई है और उस वजह से ये जो मजदूर हैं इस एरिया में काम कर रहे थे और उस दौरान जो है ये दीवार जो है वो निकल गई और इनके खीमे के ऊपर गिर गई। पुलिस राय का ये कहना है कि 11 जो है मजदूर वो जांबा हो गए। अलबत्ता जो 5 जो है मजदूर है उनको जिंदा निकाला गया है, बाकी जो है वहाँ पर मशीन से उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। जी अच्छा एहतिशाम, मुझे ये बताएगा कि यहाँ पर इंतजामिया कितनी अलर्ट आपको दिखाई दे रही है, सड़कों पर मौजूद भी है या नहीं? हाँ जी बिल्कुल, इंतजामिया ने बड़ा क्विक एक्शन किया है और मौके पर पहुंचकर जो है जो 5 मजदूर उन्होंने जिंदा निकाले हैं वो इंतजामिया के वक्त पर पहुंचने से ही बच गए हैं। अलबत्ता जो मजदूर मलबे के नीचे हैं, क्योंकि मलबा बहुत बड़ी दीवार थी, वो ये नीचे लोग अपना खीमा लगा के सो रहे थे और अचानक से सुबह ये अंधेरे में ही दीवार गिर गई और उसके बाद जो है रेस्क्यू का जो अमल है वो जारी है। अच्छा, ये तमाम अफराद, तमाम मजदूर एक ही इलाके से बिलोंग करते हैं, इनके अहले खाना के हवाले से क्या बताया गया? एहतिशाम, अच्छा एहतिशाम से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। मंडी में वहीं मूसलाधार बारिश हो रही है और बड़ी अफसोसनाक ये खबर है कि रात का वक्त था और ये लोग सो रहे थे और दीवार इन पर गिर गई और एक खेमा था जिस पर ये गिरी है और ये इसमें से 11 अफराद जाँ भाग हुए हैं और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। सायरन तभी बजा दिए गए हैं। ऐसा ही है सहरिश, लेकिन क्या कर सकते हैं कि हमारी हुकूमत के कान पर जूं भी नहीं रेंगती है। आम लोग मरते जा रहे हैं, सबको मालूम है, प्रेडिक्शंस आ रही हैं कि तूफ़ानी बारिशें हैं, सैलाब की सूरत हाल है, लेकिन हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल उस वक्त ही तैयार होता है जब सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। पिछले साल भी यही देखने में आया था और इस साल भी अभी तक तो अफसोस के साथ यही लग रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं सहरिश। कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त रात 12 बजे तक है। अगर असम्बली मुद्दत से पहले तहलील कर दी जाती है तो निगरां सेटअप 90 दिन के लिए आएगा। इतलात थी कि पीपल्स पार्टी और नवाज लीग में तमाम असम्बलियां 8 अगस्त को तहलील करने पर इत्तफाक हो गया है, लेकिन कल रात अचानक मरियम औरंगजेब ने एक ट्वीट करते हुए इसकी तरदीद कर दी है और कहा है कि अभी तारीख कंफर्म नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है फहीम, कि हमने देखा था कि इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर
मिनिस्टर ने भी ऐलान कर दिया था कि भी Exactly. वक्त से पहले हो जाएंगी। तो यही, लेकिन वही बात आ गई ना कि 90, पहले 60. हाँ बिल्कुल चहमगोइयाँ यही थी कि आपस में इत्तेफाक नहीं है। तो अब ये चीज़ खुलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान की कौमी असेंबली के अलावा 4 में से 2 सूबाई असेंबलियों की कानूनी मुद्दत भी अगस्त 2023 में खत्म हो रही है, जिसके बाद आइन के मुताबिक 2 माह यानी कि अक्टूबर 2023 तक मुल्क में इन असेंबलियों के लिए अरकान का इंतखाब होना लाजिम है। इसी पे बात करने के लिए सूबाई वजीर है कमर दिलशाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कमर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमर साहब, कितना ज़रूरी है कि असेंबलियाँ अपनी मुद्दत पर तहलील हो जाएं और आगे फिर हम केयर टेकर सेटअप की तरफ जाएं? अब जाहिर है जो मौजूदा हुकूमत है वो कुछ ये भी देखेगी कि अपनी मर्जी की पिच तैयार करनी है, कितना वक्त उनको चाहिए, तो उस हिसाब से फैसला किया जाएगा, 60 दिन या 90 दिन। देखें जी, माजी की तमाम रवायत को मद्देनजर रखें तो इलेक्शन जो है कभी अपनी कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद तहरीर होती है तो 60 दिन में इंतखाबात होते हैं। ये हमारी आईनी जो है रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन इसके साथ साथ अगर कबल वक्त अगर असम्बलियाँ डिजॉल्व हो जाती हैं तो फिर उसके लिए 90 दिन की मोहलत दी गई कि 90 दिन के अंदर आपने इंतखाबात करवाने हैं। अब अगर ये हमारी कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बली सिंध और बलूचिस्तान डिजॉल्व हो जाती है अपने वक्त मुकर्रर 60 दिन में इंतखाबात हो जाएंगे। अगर कबल वक्त अगर को तहरीर किया जाता है तो 90 दिन का। अभी हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो सोच विचार में हैं मुमकिन है कि 2 दिन पहले कबल वक्त उसकी तहरीर करके 90 दिन की मोहलत हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो 90 दिन की मोहलत मिलने से इलेक्शन कमीशन को भी रिलीफ मिलेगा और सियासी पार्टी को रिलीफ इस लिहाज से मिलेगा कि अपनी पार्लिमानी बोर्ड के जरिए टिकट तक तस्लीम करने हैं, उसके लिए उन्हें मोहलत मिल जाएगी। और इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए उन्हें 35 दिन की मोहलत मिल जाएगी। अगर 60 दिन में अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर पोलिंग जो स्कीम के साथ जो मोहलत दी जाती है वो 22 दिन की दी जाती है। तो 22 दिन 23 दिन मिलेंगे, अगर 90 दिन होता है तो 35 दिन मिलेंगे। तो ये सर कमर साहब, जो लोग जो आवाम जो वोटर हैं वो तो 5 साल की कारकर्दगी भी देखेंगे, महज 35 और 25 दिनों से इतना खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सवाल यहाँ ये आता है कि शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस कर दिया था मीडिया पे कि 8 अगस्त को असेंबलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। फिर मरियम औरंगजेब साहिबा के ट्वीट का आना, क्या ये इस तरफ निशानदेही कर रहा है कि पार्टी में इख्तलाफात अभी भी मौजूद हैं जिसकी कयास आराइयाँ हो रही थी? पार्टी के अंदर चूंकि 13 जमातों की जो इत्तेहादी जमातें होती हैं तो वो तो अपने अपने मुख्तलिफ राय रखती है। लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि वजीर इत्तलात जो है वो वजीर आजम की स्पोक्स पर्सन है और हुकूमत पाकिस्तान यानी वफाकी हुकूमत की तर्जमान है, उनको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। जब वजीर आजम ने कह दिया था कि 8 अगस्त को असम्बली डिजॉल्व हो रही है, ख्वाजा आसिफ ने भी कह दिया, राना सनाउल्लाह ने भी कहा था, तो फिर मजीद उसकी वजहात इसलिए पेश आई होगी कि मुमकिन है जो बाकी इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने कहा होगा कि फिलहाल तारीख का ऐलान ना करें। तो ये कोई नहीं, ये मामूली चीजें होती रहता तो मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर ये बात सवाल वापस वहीं अपनी जगह पर मौजूद है कि मरियम औरंगजेब साहिबा अगर ऐलान कर रही हैं तो वो मरियम नवाज साहिबा के विंग में शामिल हैं, ये सब जान रहे हैं कि सबको मालूम है। और इसके साथ साथ जिन लोगों के आपने नाम लिए, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह साहब, वो शहबाज शरीफ साहब के सपोर्टर्स हैं। तो अभी भी 2 धड़े तो मौजूद नजर आ रहे हैं। ये किसी और की जानिब से ऐलान नहीं हुआ, ये वजीर आजम जो मौजूद है उनका और वजीर इत्तलात का इख्तिलाफ है। इतनी बड़ी जो काबीना बनती है 85 अराकीन पर, तो हर राय के मुख्तलिफ होने में कोई ऐसी बात नहीं है। छोटी मुख्तसर काबीना हो तो मामला जल्दी हल हो जाते हैं। लेकिन ये बहरहाल कोई इतना बड़ा, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, ये बड़ा इतना अहम इशू नहीं। अच्छा, इसमें कमर साहब बिल्कुल मुझे ये बता दीजिएगा फिर कि इस सारी सूरत हाल में केयर टेकअप सेटअप अब आगे बनना है जिसका फैसला कायदे-ए-वान और कायदे-ए-इज़्ब इख्तिलाफ करते हैं। जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि ऑपोजिशन तो हमें कहीं नजर ही नहीं आ रही है, तो ये मामलात कैसे सेटल डाउन होंगे फिर? नहीं, जरा अंदरूनी सेटअप के तहत कार्रवाई हो रही है। अच्छा, वो किस तरह हो रही है, किस तरह हो रही है, कुछ बताएंगे हमें? और अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, लेकिन और कायदे लीडर ऑफ द हाउस जो है उसके बारे में गौर खोज कर रहे हैं, इत्तेहादी जमातों से मशावरत कर रहे हैं और बाकी हल्के भी देख रहे हैं। आइन की रूह से ये मामलात किस तरह तय होते हैं, हमारे नाजरीन की जरा रहनुमाई फरमाइएगा। ये सेटअप बनता कैसे है, कितने दिन में बनना होता है, इसके पास इख्तियार क्या होता है? नहीं, इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अगर ये असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर केयर टेकर सेटअप की तश्कील जो आईनी जरूरत होती है, उसमें अगर लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन मशावरत करके
अगर किसी नाम पे इत्तेफाक राय हो जाए तो आर्टिकल 224 के तहत उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन में इख्तिलाफ राय होता है तो फिर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास केस जाएगा और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का फैसला हातमी होगा, वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि पंजाब का केयर टेकर सिस्टम आया, खैर पख्तूनख्वा भी आया, तो किसी अदालत में चैलेंज हुआ भी तो रिजेक्ट हो गई कि हमारे दायरे कार में नहीं आता। कमर साहब, हम तमाम पॉसिबिलिटीज पर बात कर रहे हैं, 90 दिन की बात भी हो रही है, 60 रोज की बात भी हो रही है, लेकिन हुकूमत की पूरी कोशिश है कि उनको 3 महीने का वक्त मिल जाए। अगर इलेक्शन कमीशन 3 महीने में पहले तैयार हो जाता है तो क्या ये उसकी स्वाबदीद है कि वो पहले इलेक्शन करवा दें या बोले कि जी हम तैयार हैं, आप करवाएं? नहीं, वो ठीक है, वो 90 दिन तो वैसे ही रखा होता है ना, अगर कबल वक्त असेंबली जाओ तो 90 दिन तो वैसे हो, लेकिन इलेक्शन तो 55 दिन में हो जाएंगे। आप हैरान होंगे अगर 90 दिन की तो मोहलत मिली हुई है, जो इलेक्शन कमीशन सारा शेड्यूल जारी करेगा और नतीजा जारी करेगा तो वो तकरीबन 60 दिन के अंदर अंदर सारी हुकूमत की तश्कील हो जाएगी और इंतखाबात हो जाएंगे। बाकी तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो अरेंजमेंट होते हैं। अभी जो मौजूदा हालात हैं आपके ख्याल में, क्योंकि आपका भी तजुर्बा है, कितना वक्त आपके ख्याल में दरकार है इलेक्शन कमीशन को कि वो तैयारी कर ले, कितने दिनों में हो जाएगी? इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर तैयार है, 60 दिन का हो या 90 दिन का हो। अगर 90 दिन की आ जाती है तो फिर इलेक्शन कमीशन मजबूरन शेड्यूल को देखते हुए ये 10 नवंबर तक इलेक्शन करवा देगी। अगर ये 60 दिन के अंदर तहरीर कब जो है मसला हल होता है तो फिर वो 8 या 10 अक्टूबर को इलेक्शन का जो है वो हतमी तारीख मुकर्रर हो जाएगी। और इलेक्शन पाकिस्तान तो पहले ही 8 अक्टूबर डेट दे चुका था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिला वजह मुदाखिल करते हुए उसको उन्होंने गर्दन करार दे दिया। तो इलेक्शन दिन पाकिस्तान ने पहले ही 8 अक्टूबर डेट दी हुई थी कि पाकिस्तान भर में जो इलेक्शन जो है वो 8 अक्टूबर को होंगे। लेकिन बहरहाल अब अगर 90 दिन की मोहलत आती है तो 10-12 नवंबर को हो जाएंगे। तो इसके बाद सबसे बड़ी अहम बात जो आपको नजर आ रही है, जो आपका बोर्ड टीवी बहुत बड़ा है, आपका नेशनल लेवल पर देखा जाता है, उसमें एक आ रहा है ये आपकी जो मर्दमशुमारी का जो मामला है, इस पर भी ध्यान रखें आप। ये कोई इतना मामूली मामला नहीं है। मर्दमशुमारी पर नई सीटें भी होनी है, कौमी असम्बली की एलोकेशन मिलनी है और इसके बाद इसको हातमी नतीजे में पहुंचना है। ये कमर साहब, बहुत सारी जमातें ऐसी हैं जिसमें खासतौर पे MQM भी है जो कि इस इशू पर बहुत बात कर रही है। तो आपके ख्याल में अगर तो ये इख्तिलाफ रहता है या फिर इस पर ऑब्जेक्शन रहता है तो फिर वो इलेक्शन के नताइज पर फिर वही बात है, शोर शराबा होगा, धांधली का शोर मचेगा, फिर वही वावेला। आप सही फरमा रही हैं। आप सबसे बड़ी अहम बात यह है, आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये 25 जुलाई को हमारी इतला के मुताबिक मुश्तरका मफादात कौंसिल का अहम इजलास हो रहा है और ये इजलास जो है मुश्तरका मफादात कौंसिल भी आईनी इदारा है, उसके फैसले आईनी होते हैं। और ये हमारी जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, इन्होंने 1-1.5-1.25 साल हो गए, इन्होंने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास नहीं तलब किया। पहली मरतबा 25 जुलाई को जो है मुश्तरका मफादात कौंसिल में इजलास हो रहा है जिसमें मर्दमशुमारी के बारे में फैसला किया जाएगा कि आया नोटिफिकेशन किया जाए या ना किया जाए। अगर नोटिफिकेशन करने की करारदाद मंजूर हो जाती है मुश्तरका मफादात कौंसिल में, इसमें चारों सूबाई वज़राला भी होंगे, तो फिर ये आप यकीन जाने कि फिर ये नई हल्का बंदी करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को 4 महीने का मोहलत दी जाएगी और साथ साथ लेकिन वक्त 4 महीने का जो है वो बताया गया है कि मिल जाएगा तो इलेक्शन जो है वो हो सकते हैं। नाजरीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। कमर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मिलते हैं आपसे एक छोटे से वक्फे के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, दुनिया बोल है में। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। आज रात मुहर्रम की पहली तारीख हो जाएगी। चांद कल तो नहीं दिखा लेकिन आज ऑफ कोर्स मुहर्रम का आगाज़ होगा। पाकिस्तान हिंदुस्तान में आज मुहर्रम की पहली शब होगी। मुहर्रम इस्लामी साल के उन 4 महीनों में से एक है जिन्हें हुर्मत वाला महीना कहा गया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम को अल्लाह ताला का महीना करार दिया जो रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा हुर्मत वाला महीना है और मुहर्रम का पहला अशरा खास अहमियत का हामिल है। और इसी हुर्मत वाले महीने पर बात करने के लिए हमें किसने ज्वाइन किया? अलामा अमीन शहीदी साहब जो हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अलामा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के भी जो हैं वो दाई हैं। अस्सलाम वालेकुम अलामा साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलामा साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और साथ साथ आज रात से जो है वो मुहर्रम का आगाज़ भी हो जाएगा। तो मैं सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि हमारे इल्म में जो है वो थोड़ा सा इजाफा फरमाइए और मुहर्रम की अहमियत पर कुछ गुफ्तगू जो है उससे आगाज़ करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम अगरचे हिजरी हवाले से साल का पहला महीना है, लेकिन शिनाख्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत है। जैसे ही मुहर्रम का नाम आता है, पूरी दुनिया में अगर मुहर्रम के हवाले से कोई बात सबसे पहले जहन में आती है, वो फर्जंद रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत। इमाम हुसैन जो कि इमाम हजरत रसूल खुदा के फर्जंद हैं, हजरत अली के बेटे हैं, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे हैं, और असहाबे किसा में जिसका तज़किरा कुरान ने किया है, ये पांचवें फर्द हैं और अहलुल बैत के वो अजीम फर्द हैं जिनके नाम के हवाले से रसूल करीम ने फरमाया था कि हुसैनुल मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो 61 हिजरी को जबकि नबी करीम की रहलत और आपकी वफात और आपके विसाल को तकरीबन 50 साल का अरसा गुजर चुका। इस 50 साल के अरसे के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यहूदियों, ईसाइयों या एथिस्ट या बुत परस्तों या किसी और ने नहीं, बल्कि मुसलमानों ने करबला की सरजमीन में घेर कर सिर्फ इमाम हुसैन को बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे कुंबे को जामे शहादत नोश करने पर मजबूर किया। वो कुंबा जो कि रसूल का कुंबा है, वो खानदान जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसमें ख्वातीन हैं, जिसमें रसूल ज़ादियाँ हैं, जिसमें हजरत फातिमा ज़हरा और हजरत अली के बच्चे, उस खानदान के मर्दों को शहीद और ख्वातीन को असीर करके करबला से कूफा, कूफा से फिर मुख्तलिफ शहरों से होते हुए दमिश्क तक का सफर कराया गया और फिर दमिश्क में इन हस्तियों को जेल में, जिंदान में रखा गया। सही। और अच्छा अलामा साहब, यहाँ पर एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, मैं चाहूँगी उस पर आप मेरी रहनुमाई कीजिएगा। हुर्मत वाला महीना मुहर्रम को कहा गया है। वैसे तो सारे ही इस्लामी महीनों की अपनी अपनी जगह पर अहमियत भी है, फजीलत भी है, लेकिन 4 महीनों का जिक्र हम अक्सर सुनते हैं, कुरान में भी आया है कि जिनमें रमज़ान, ज़िलहज्जा, ज़िक़ाद, अगर मैं ठीक कह रही हूँ, और एक मुहर्रम, इन 4 महीनों को काफ़ी अहमियत दी गई है। इनका तज़किरा भी है कि हुर्मत वाले महीने हैं। क्या बाकी महीनों की उतनी अहमियत की फजीलत नहीं, या फिर उनकी अपनी जगह पर है? क्यों इनका अलग से जिक्र फरमाया गया, इस पर रहनुमाई कीजिएगा। देखिए, अरबों के अंदर कुछ अक़दार और कुछ वैल्यूज मौजूद थी। उन वैल्यूज में से एक वैल्यू ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम उन वैल्यूज का वो ख्याल रखते थे और उनको कभी भी पामाल नहीं होने देते थे। और ये जाहिलियत के ज़माने की अरब की रिवायात थी। उनमें से कुछ रिवायात को कुरान करीम ने यानी दीन ने साबित रखा और उसका एहतराम किया। वो जो रिवायात अरबों के अंदर मौजूद थी और उनका वो बहुत ज्यादा एहतराम किया करते थे, ख्याल रखा करते थे, और कुरान ने भी यानी दूसरे लफ्जों में अल्लाह ने और दीन ने भी उसका एहतराम किया और उसको इस्लाम में भी कायम रखा। उनमें से एक इन 4 महीनों की हुर्मत है। और इन 4 महीनों के अलावा मसलन देखिए, जैसे उस जमाने में, अरबों के जमाने में भी वो हज करते थे। इस्लाम ने भी हज को कायम रखा, लेकिन उसके अंदाज को बदला, उसके अहकाम में तब्दीली की और उम्मत के लिए उसको एक फरीजे के तौर पर पेश कर दी। इसी तरह से और कुछ वैल्यूज हैं, लेकिन ये जो 4 महीने, इन 4 महीनों के हवाले से अरबों में ये खुसूसियत थी कि चाहे आपके बेटे का कातिल सामने आ जाए, आप उसको इन 4 महीनों में कुछ नहीं कहते, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में क़िताल नहीं करते, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। 40-40, 50-50 साल की पुरानी जंगों में जब इन महीनों में से किसी महीने की आमद होती थी, तो दोनों फरीक इस जंग को खत्म कर देते थे जब तक ये महीने गुजर न जाए। तो उनमें एक महीना मुहर्रम
हराम का महीना है। ये जो हराम कहा जाता है उसकी एक वजह शायद ये भी है कि अलामा साहब, आपने बताया कि अरब जब इस्लाम नहीं लाए थे, जब ये रोशनी नहीं आई थी, ये नूर उन तक नहीं पहुंचा था, उस ज़माने में यानी ज़माने जाहिलियत में भी इन महीनों में अपनी दुश्मनी को भुला देते थे 50-50 साल पुरानी। और इसके साथ ही आपने तस्करा ये भी किया कि करबला में अहलुल बैत के मुकाबले में ना यहूदी थे, ना ईसाई थे, नसारा थे, ये बुत परस्त भी नहीं थे, ये मुसलमान ही कहलाए जाते थे, जिस पर इकबाल ने भी कहा है कि अजब मजाक है इस्लाम की तकदीर के साथ, काटा हुसैन का सर नारे तकबीर के साथ। ये वो बदबख्त लोग थे जिन्होंने उस वक्त इमाम का सर कलम करने के बाद नारा तकबीर लगाया और न जाने किस सोच के साथ चले। अलामा साहब, मैं चाहूँगा कि ये जो मुहर्रम का महीना होता है, इसमें क्या एहतमाम होते हैं? मजालिस के एहतमाम होते हैं, महफिलें होती हैं, ये सब ठीक है, लेकिन इनफरादी तौर पर मैं जानना चाहूँगा कि क्या अफजल अमल इस महीने में रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मुहर्रम कोई त्यौहार नहीं है, कोई रस्म नहीं है, कल्चर नहीं है, बल्कि इस्लाम का एक ऐसा मुकद्दस महीना है जिसमें खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और रिवायात और इसी तरह से अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत की रोशनी में कुछ अमाल पेश किए गए हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूल करीम ने अपना बेटा भी करार दिया और कुरान ने भी बेटा करार दिया, और उसके साथ साथ रसूल करीम ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मैं हुसैन से हूँ का क्या मतलब है? हुसैन मुझसे है का मतलब तो वाज़ेह है कि नबी करीम के फर्जंद हैं, लेकिन मैं हुसैन से हूँ का मतलब ये है कि अगर नबी करीम की 23 साला मेहनत शाक्का के नतीजे में अगर एक दीन पूरी उम्मत और पूरे आलम इंसानियत की हिदायत के लिए आया है, तो उस दीन की बका और उस दीन की सरबुलंदी का सबब हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बेशक अलामा साहब, बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने ज़बरदस्त जो है वो यहाँ पर बात की, और ये इसी बात की निशानदेही करता है सहरिश कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यही वजह है कि इस्लाम को एक नई जान मिली है, एक नई ज़िंदगी बख्शी गई करबला के वाक़े के बाद इमाम हुसैन की जानिब से। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इसमें बल्कि मेरे जहन में भी ये आ रहा है कि अब ना कभी राबता होगा हक़ व बातिल में, दरमिया से हुसैन इब्ने अली गुजरे हैं। तो ये तो एक ऐसी मिसाल है जो रहती दुनिया तक रहेगी, और इस जैसी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। इतनी बड़ी कुर्बानी जो कि दी गई है, और जाहिर है हमारे दीन को बचाने के लिए हम उम्मत मोहम्मदी हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने अमाल से ये दिखाएं कि हमारा दीन अफजल है, और यही वजह होगी कि फिर दुनिया जो है वो हमारा एहतराम भी करेगी, और यही वजह है कि इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल भी रहा है। बेशक बेशक। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। मुआशरे को फ़ज़ाई आलूदगी से बचाने का मिशन है, और एमयू कॉलेज की प्रिंसिपल हैं डॉक्टर आलिया रहमान, जिनका इक़दाम को काफ़ी दिनों से सराहा जा रहा है, जो कि अपने घर से कॉलेज तक का सफ़र साइकिल पर तय करती हैं। अरे वाह, उनसे हमने मुलाकात भी करनी है आज। डॉक्टर आलिया रहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर आलिया फॉर योर टाइम। और माशाल्लाह क्या बात है आपकी, आप घर से कॉलेज तक का सफर साइकिल पे करती हैं। वैसे तो ये बड़ी अच्छी फिजिकल एक्टिविटी भी है, हेल्दी एक्टिविटी है, और आपने इसको प्रमोट करने के लिए जो किया है वो काबिल सताइश है। कैसे ख्याल आया आपको? बस ऐसे इस तरह के जब मैं कॉलेज आती थी तो मॉर्निंग तो ठीक होती थी, आफ्टरनून में इतनी ट्रैफिक होती थी, बॉटल नेक्स होते थे, सिग्नल पे सिग्नल खुलते थे लेकिन बारी नहीं आती थी कि निकल सकें, और अगर गर्मियां हैं तो वो एसी भी नहीं काम करता था उस वक्त में। तो आई जस्ट थॉट कि व्हाई एम आई वेस्टिंग माय ओन टाइम। मैं फिजिकल फिटनेस को भी छोड़ रही हूँ, दूसरा ये कि मैं इतने फ्यूम्स मेरी गाड़ी के हो रहे हैं, पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, सिंगल पर्सन गाड़ी पे जा रहा है। आई फेल्ट वेरी गिल्टी कि व्हाट एम आई कंट्रीब्यूटिंग टू माय सोसाइटी। और देन आई जस्ट डिसाइडेड वन डे कि मैं सुबह हिम्मत करती हूँ, आज जाके देखती हूँ। तो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे उस दिन एक हैप्पी फीलिंग हुई। फिर मैंने जब थोड़ा सा स्टडी किया इंटरनेट पे तो देखा कि कार्डियो एक्सरसाइज से हमारी एक डोपामिन लेवल है वो हाई होता है, जो जिसको कहते हैं हैप्पी हार्मोन। सो आई एक्चुअली फाउंड कि आई फेल्ट हैप्पियर व्हेन आई एम साइक्लिंग,
नो, इस वजह से नहीं कि डोपामिन, इस वजह से कि आई फील अकम्प्लिश्ड, आई हैव कंट्रीब्यूटेड टू माय सोसाइटी इन सम सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। डॉक्टर साहिबा बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे एक साबिक वज़ीर आज़म गुजरे हैं, उन्होंने बताया था कि बरतानिया का वज़ीर आज़म साइकिल पे अपने दफ्तर जाता है, लेकिन खैर वो कभी साइकिल पे अपने दफ्तर नहीं गए, अलबत्ता हेलीकॉप्टर पे तो गए थे। आपने अपने साइकिल पे जो है यूनिवर्सिटी जाने की इंस्पिरेशन कहाँ से हासिल की, और दूसरा ये भी बताइएगा कि घर से यूनिवर्सिटी का जो फासला है वो कितने किलोमीटर है? मेरे घर से कॉलेज 13 किलोमीटर दूर है 13 किलोमीटर वन वे, 13 ही यानी वापस 26 किलोमीटर ओवरऑल वन वे जी, ओवरऑल 26 किलोमीटर है। और मैं चूंकि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ, वज़ीर आज़म या कोई भी अगर कोई बड़ा आदमी चाहता है कि वो इस तरह का एक्ट करे तो उसके लिए बड़ी चीजें होती हैं, सिक्योरिटी का इनिबिशन, रिस्क होते हैं। तो आई थिंक कहने को तो लोग कह देते हैं लेकिन इट इज नॉट फिजिकली या पॉसिबल। तो मेरे लिए इसलिए पॉसिबल था कि मैं ऑर्डिनरी सिटीजन थी। अब लेकिन जब मैं साइकिलिंग शुरू कर दी तो आई फेल्ट वेरी गुड, और जब मैं प्रिंसिपल बनी इस कॉलेज की तो आई रियली वांटेड कि लोगों को, मेरे स्टूडेंट्स को, टीचर्स को ये मोटिवेशन मिले कि ऑल्दो मेरे पास सरकारी गाड़ी है, सरकारी पेट्रोल है, ड्राइवर मिला हुआ है, इवन देन आई प्रेफर टू कम ऑन द साइकिल। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर आलिया एक चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है, मैं चाहूँगी कि उस पर आप थोड़ा सा आप अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा। बीइंग अ गर्ल, मैं ये देखती हूँ कि अगर हम बाइक चलाएं, साइकिल चलाएं, रोड पर निकलें तो कहीं ना कहीं हम ये ज़रूर फील करते हैं कि लोग हमें कुछ अलग सी नज़रों से देख रहे हैं कि यार ये लड़की साइकिल पे जा रही है, और ये मतलब वो ऐसे देखेंगे कि आप थोड़ी देर के लिए ना खुद को अजीब महसूस करेंगे कि मैंने कुछ अलग सा कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता खैर आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन लड़कियों के लिए इतना आसान भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और मैं अब तक 5 साल से तो कंटिन्यूसली साइकिलिंग कर रही हूँ, कॉलेज जा रही हूँ अनलेस बारिश है या बहुत अजीब सा वेदर है। तो आप ठीक कह रही हैं कि लोग अजीब सी नजरों से देखते हैं, लेकिन मैं इसको उस सेंस में लेती हूँ, पॉजिटिव सेंस में, कि आई थिंक कि उनके लिए ये एक न्यू चीज है कि मोटरसाइकिल पे तो लड़की जा रही है, इंस्पिरेशन हो सकती है उनके लिए, अपने घर वालों के लिए। जी, मे बी दे आर अप्रिशिएटिंग इट। ऑफ कोर्स मैं भी अगर कोई डिफरेंट चीज देखूंगी तो 2 दफा उसको मुड़ के जरूर देखूंगी। अच्छा, वो अगर ये काम ज्यादा शुरू हो जाएगा ना, जिस तरह कि आपने इसको प्रमोट किया है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, तो फिर ये लोगों के लिए आम सी बात हो जाएगी। लेकिन अब चूंकि जरा तादाद कम है, लड़कियां कम निकलती हैं, तो लोग भी अजीब नजरों से देखते हैं। जी, आई थिंक दे फील कि ये कैसे हो गया ऑड। मैं आई वुड से कि दे फील ऑड कि लड़की ऑड, मतलब AWED वाला ऑड, कि ऑसम एक्शन है, किसी लड़की ने इतनी हिम्मत की है इस मुआशरे में, मोटरसाइकिल पे जा रही है। मेरे जैसे ओल्ड लोग, अगर इस बीबी ने भी एक हिम्मत की है, साइकिल पे जा रही है, तो आई थिंक एप्रिशिएशन पहली दफा देखते होंगे तो ऑड लगता होगा, या कहते होंगे कि ये इस माइक को क्या जरूरत थी, लेकिन बाद में वो जज करना शुरू कर देते हैं। वो जहन में अगर कोई आम आदमी देख रहा हो, कहेगा जी देखें ये बड़ी मजबूर है, इनके पास पैसे नहीं है, ये देखें साइकिल पे अपने घर वालों का खर्चा उठा रही है, जो कि बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन वो जज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आपने एक बड़ी अच्छी बात ये भी की कि आपके पास सरकारी गाड़ी भी है, पेट्रोल भी है और ड्राइवर भी है, उसके बावजूद आप साइकिल पे आती हैं। कराची के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने यहाँ साइकिलिंग ट्रैक पे, फेस रेट पे देखा है कि उनके पास भी सरकारी गाड़ी, ड्राइवर और पेट्रोल है, और वो भी साइकिल पे है, लेकिन वो गाड़ी उनके पीछे प्रोटोकॉल में चल रही होती है, तो उसका कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं वो, अलबत्ता। और अगर मैं गलत नहीं हूँ डॉक्टर साहिबा, तो 70 की दहाई से पहले तक यही माहौल हुआ करता था कराची में, इस्लामाबाद में, कि साइकिल पर ही जो है वो लड़कियां भी जो है वो सहरिश कॉलेज जाया करती थी, और इसी तरह का माहौल फिर अचानक जो है ये सारी तब्दीलियां 70 के बाद जो है वो देखने जब इंटरेस्ट रेट कम था, गाड़ियां फ्री में मिल रही थी बैंकों से थोड़े थोड़े पैसों पे, तो बस इतनी गाड़ियां लोगों ने खरीदी कि हम लोगों को लगता था कि जगह नहीं गाड़ी खड़ी करने की रोड्स पे भी। एक्चुअली हमारा ना सोशल, जिसको कहते हैं ना, सोशल ग्रूमिंग नहीं हुई होती। हम लोगों ने एक दूसरे को यही समझाया होता है, और अप्रिशिएट भी उसी को करते हैं जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, ब्रांड के कपड़े हैं, अच्छी गाड़ी है। जब मैं 2015 में 20 ग्रेड में गई तो मुझे अपने ही कॉलीग्स ने कहना शुरू कर दिया कि मैडम होते चंगी गाड़ी ले लो। तो मैं उनको कहती थी कि इससे मैं तो वही हूँ
मैं प्रोफेसर हो गई या मैं प्रिंसिपल हो गई, उससे क्या फर्क पड़ा है, मैं तो वही हूँ। तो मैं लोगों की खुश या लोगों की अच्छा वैसे डॉक्टर साहब मेरे व्यूज लेने के लिए कुछ नहीं करती। सही, मेरे ज़हन में बड़ी मजे की एक बात आ रही है जो कि एक बल्कि आम सी बात है, एक आम सा तासुर है। जिस तरह अभी आपने कहा ना कि लोगों ने बोला कि मैडम साहबा उनते नवी गड्डी ले लो, वो तो मेरे जहन में ये आ रहा है कि लोग बाज नहीं आते। आपको कॉलेज के अंदर से कैसा रिस्पांस मिला? बाज़ वक़्त ये भी कहते हैं ये वो एज बढ़ रही है लेकिन जवानी चढ़ी हुई है, साइकिल पे आ रही है जनाब। उम्र 55 की, दिल है बचपन का। ऐसा तो नहीं कुछ हुआ? नहीं नहीं, एक्चुअली जो इस तरह की बात करते हैं ना वो सामने नहीं करते, वो पीछे करते हैं। तो सामने जितनों ने भी की हमेशा अप्रिशिएट किया, बहुत खुश हुए, खुद कहा कि हमें भी बताएं कहाँ से लेनी है साइकिल, हमें भी बताएं रूल्स कौन से होते हैं। साइकिल भी बड़ी महंगी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोविड में तो बहुत महंगी हो गई थी बिकॉज़ एवरीबॉडी वाज यूजिंग देम। लेकिन वो दूध वाले के पास जो साइकिल होती है सोहराब, वो आज भी सस्ती है, हम वो चला सकते हैं, वो हम अफोर्ड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो प्रेशर आपने बताया माशरे का, पीयर प्रेशर जो है, इसे आपने बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर लिया। लेकिन मैं चाहूँगा कि और लोग जो इस प्रेशर में, इस दबाव में आ जाते हैं कि जी फलां के पास ये मोबाइल है, मेरे पास नहीं है, फलां जो है वो iOS यूज़ कर रहा है, मैं एंड्रॉयड पे हूँ, तो वो एहसास कमतरी में जो है वो आ जाते हैं, उनके लिए जो है वो आप क्या कहेंगी वेरी क्विकली? मैं सिर्फ ये कहूंगी कि प्लीज बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें। हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हम है, हमने अपने लिए जो करना है वो हमें जो सेटिस्फाई करती है वो चीज करें। लोगों की बातों की लोग क्या कहते हैं ये परवाह करनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपने डॉक्टर आलिया रहमान, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। और जनाब मैं आपको भी कहूंगी कि भाई हेल्दी रहें, साइकिल चलाएं, एंजॉय करें, साइकिल करके बड़ा मजा भी आता है। और लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे भाई। हाँ, अब आप देख रहे हैं फेसबुक बना, आप ब्रेक ले रहे हैं, चलो ठीक है ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ मार्क ज़ुकरबर्ग का किस्सा। अच्छा, आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमें डॉक्टर खुरम ज्वाइन कर चुके हैं, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर खुरम। मकसद जो है वो ये है कि कुदरत ने जो रूप दिया है वो बहुत हसीन दिया है, लेकिन हमारे यहाँ रंगत तब्दील करने का रुझान आम होता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि इंजेक्शंस लग रहे हैं फेस पर कि गोरा होने के लिए, पता नहीं क्या ये कॉम्प्लेक्स है। अल्लाह ताला ने जो बनाया, आप हसीन हैं, खूबसूरत हैं, दिलकश हैं, जाज़िबे नजर हैं, इस चीज़ को समझें। तो बहुत से लोग अजीबो गरीब चीज़ें बना रहे हैं जिसकी वजह से आपके चेहरे के नक्श खदोखाल जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं। और सैरिश ने इस रिपोर्ट से पहले, बिल्कुल वक्ती तौर पर, रिपोर्ट से पहले सैरिश ने यह भी बताया था आपको कि जैसा आपको कुदरत ने तख्लीक किया है आप वैसे ही अच्छे हैं, क्योंकि खूबसूरती देखने वाले की आंख में होनी चाहिए, ना कि आप किसी और की आंखों का तारा बनने के लिए अपने आप को उस हद तक बिगाड़ दें कि फिर मामलात संभल ना सकें और डॉक्टर खुर्रम बशीर भी जो है वो फिर इसे ना संभाल सकें। ये सिर्फ बेचारी खवातीन बदनाम है, मर्द हजरात भी बहुत क्रीमें लगाते हैं और ऐसी ऐसी क्रीम्स लगाते हैं, अब यकीन करें कि कैसी मैं बताती हूँ ना आपको। एक तो जनाब इतना ख्याल रखा जाता है कि नाइट क्रीम, डे क्रीम, वंस इन अ वीक, थ्राइस इन अ वीक, थ्राइस अ डे, मतलब ये सब चीजें हैं। मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही हैं, फहीम भी सही कह रहे हैं कि आप आंखों का तारा बनने की कोशिश ना करें, मोहब्बत से और मेहनत से बने। मगर देखिए सैरिश, आपकी बात बड़ी सही है कि देखिए आप जैसे बहुत अच्छे हैं, हसीन है, खूबसूरत, मगर अपने आप को मेंटेन तो करना चाहिए। देखिए हर चीज का एक सही तरीका होता है। देखिए अगर कोई आदमी मेहनत करके दौलतमंद बनना चाहता है तो वो बहुत अच्छी बात है, मगर डाका मार के दौलतमंद बनना चाहता है, रिश्वत लेके बनना चाहता है, वो गलत चीज़ है। ठीक है, अगर आप अपने रंग को निखारना चाहते हैं, सही तरीके से उसके ग्लो चाहते हैं, मतलब ये कि डेफिनेटली हम अंग्रेज तो नहीं हो सकते। एक तो इतना जीना हराम कर दिया है हमारी यंग जनरेशन का इन फिल्टर्स ने कि उनको यही नहीं पता लगता कि ये ओरिजिनल है या फिर ये फेक है। और नाज़रीन आप यकीन करें, ये रिसर्च को पहली नहीं है कि सारी क्रीम्स कैंसर कॉजिंग है, फिर भी लोग लगा रहे हैं कि भाई गोरा होना है। फिल्टर की आपने सारी बात की ना, इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि अब जैसे आप फिल्टर पे दिख रहे हैं और जो तसव्वुराती जिंदगी और तसव्वुराती खाका आपने अपना बना लिया है, ज्यादातर खवातीन, इसमें मर्द भी शामिल है, लेकिन जो खाका आपने फिल्टर के जरिए बना लिया है, आप जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, उससे कहते हैं भाई मुझे आप विटामिन सी के टीके लगाओ, मुझे आप जो है वो सर्जरी करो, बोटॉक्स करो, कुछ भी करो, मुझे ये बना देंगे जो इसने स्नैपचैट ने फिल्टर दिया है ना मुझे। बिल्कुल सही। कितने केसेस आते हैं ऐसे आपके पास? भाई रोज ही आते हैं, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, रोजाना लोग आते हैं और तसव्वुराती दुनिया। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप
रंग बड़ा आपका गोरा हो सकता है, व्हाइटनिंग इंजेक्शन से बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है, ग्लो आता है, मगर ये नहीं कि आप चेंज हो जाएंगे, आपकी नस्ल चेंज हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जीन्स आपके वही हैं, जीन्स आपके वही रहेंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड ये समझते, एक दफा 4 इंजेक्शन लगा लिए, अब हमेशा के लिए गोरे रहे, बिल्कुल ऐसे ही। अब आप जब तक डाइट अच्छी नहीं लेंगे, अच्छा ये एक्सपेंसिव चीज है। देखिए, अच्छा वैसे मुझे एक बात बताएं, आपस की बात है जी जी कि ये जो गोरा करने वाले इंजेक्शन लगते हैं, ये फॉर ऑल टाइम टू कम आप गोरे हो गए या फिर कुछ टाइम बाद फिर लगवाने पड़ते हैं? नहीं, देखिए एक दफा आपने एक पूरा कोर्स कर लिया, ठीक है, फिर आपकी डाइट अच्छी है, आप धूप से बचे, आपका स्टूडियो में मिसाल देता हूँ, आपका स्टूडियो बन गया, ठीक है, आपकी लाइफ टाइम ठीक रहेगा या नहीं, आप मुझे बताएं। मेंटेनेंस जरूरी, मेंटेनेंस। देखिए अगर आप जिस चीज को मेंटेन नहीं करेंगे, अच्छा ये नहीं कि अगर आप कोई 25 साल की लड़की है उसने लगवाया तो वो 50-55 साल में भी वैसी चमकती रहेगी, थोड़ा आपको बीच में केयर तो करना, डाइट, एक्सरसाइज, आपकी सेकंड चीज आपका लाइफस्टाइल, टेंशन कितने ले रहे हैं, भाग रहे हैं, धूपों में बैठे हैं, अच्छा 4 क्रीमें मिला के लगा रहे हैं, अच्छा नेट पे अब तो एक तो पहले तो पार्लर की आंटी थी ना, उन्होंने 4 बना के दी, ठीक है, लड़के गए नाई के पास, तेजाब वाला फेशियल कर दो, गोरा हो गया, रगड़ वो जो फेशियल होता था ना, वो लिटरली तेजाब डालते हैं, वो ऐसा ही है, लड़कों को उसमें चंद ड्रॉप तेजाब, और लड़के चमकते हुए निकल रहे हैं यार, गोरे हो जाते हैं, गोरे। अच्छा 4 दिन के बाद आप लाल हुए, पहले लाल होते फिर होते हैं मरून, मरून होते, फिर ब्राउन होते, फिर ब्राउन और फिर काले हो जाते हैं। मुझे लग रहा है इन दोनों ने ट्राई किया ये वाला। नहीं तो सही, कभी ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, मगर एक दफा करने के बाद आदमी अंदाजा हो गया। अच्छा मैं एक बात आपको बताऊं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ये समझती हूँ, मेरी जाती राय है, सुने तो, मेरी जाती राय ये है कि आप जितने मर्जी गोरे हो जाएं, जितने मर्जी हसीन हो, अगर आप सर से गंजे हैं ना तो आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। बिल्कुल आपकी खूबसूरती में 80% किरदार आपके बालों का होता है। बिल्कुल लड़की खूबसूरत हो, 4 बाल हो, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा एक मिनट मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, लड़कियों के लिए तो आपने बात सही कही है, लेकिन लड़के जितने स्मार्ट गंजे होके लगते हैं ना जी, ये आपको फास्ट एंड द फ्यूरियस की जो है ना सीरीज बता देगी। वो तो सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर डिपेंड करता है, स्टाइलिश गंजा। तो अब मजबूरी को जो है वो आप स्टाइल बना लेना। मैं उस गंजे की बात कर रही हूँ जिसके यहाँ 4 बाल और उसने फैला के यहाँ पे, वो गलत है, वो मजबूर है, उस बेचारे की मजबूरी का क्या हल है डॉक्टर साहब बताए ना। नहीं बिल्कुल, वो क्या करेगा बेचारा, मजबूर बिल्कुल नहीं है भाई, मजबूर वो नहीं है, वो अपने आप को मेंटेन कर सकता है, ठीक है, और उसका नेचुरली बाल आ सकते हैं। अरे वाह। और अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसकी शुरू करने से पहले, जब आप बालों की बात करते हैं, विटामिन बहुत जरूरी है। अच्छा खवातीन का, मैंने लड़कों का तो है, खवातीन का तो मैंने ये 100%, मैं डाइटिंग कर रही हूँ, अच्छा और मैं वजन गिराना चाहती हूँ, अच्छा आपने सुबह से क्या खाया, मैंने सुबह को एक रूखा पापा बगैर शक्कर की चाय, 11 बजे मैंने एक खीरा, दोपहर को आधा प्याला दाल बगैर तड़के की, ठीक है, शाम में कुछ नहीं, रात को आधी फुल्की आधी चपाती, मेरा वेट फिर भी बढ़ा है क्योंकि आपने विटामिन जो दिए हैं वो फुला रहे हैं। विटामिन कभी वेट नहीं बढ़ाते, ओके, विटामिन जो है आपकी वाइटैलिटी बढ़ाते हैं। जब तक आप रोटी, चावल, मीठा, कुन्ने, और जब ये सब छोड़ते हैं ना हम, तभी हमारे बाल भी झड़ते हैं। क्या चीज छोड़ते हैं? ये खाना पीना। देखिए खाना पीना आप सब डाइट पे जब आप आते हैं, नहीं आप सब खाएं, देखिए खाने से आप मोटे नहीं होते, मगर खाने की वो क्वांटिटी की, ये बर्गर, ठीक है, वो काली वाली बॉटल कंट्रोल कर सकते हैं ना, पोर्शन कंट्रोल करें, और विटामिन तो 6 बार खाएं, बिल्कुल, और देखिए हेल्दी चीजें खाएं, आप ये नहीं कि आप ये जिंगर और ब्रोस्ट ये खाएं, हफ्ते में 1 दिन, आप रोजाना 2:30 बजे गैंडा फूड बैंड जाके कर रहे हैं, तो वो जाके तो वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। मुझे लगा शायद किसी को कहा है, नहीं स्पॉन्सर के चक्कर, स्पॉन्सर नहीं, नाम नहीं ले सकते ना। अच्छा सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए विटामिन आप जरूर खाएं, तो उससे आप बड़े हेल्दी होंगे, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक सॉरी जी कट कर रहा हूं, मुझे विटामिन बता तो दे, कौन सा विटामिन जो है वो बालों के लिए जरूरी है? बायोटिन, जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन ए एंड सी, वो तो एंटीऑक्सीडेंट है, वो तो आपके बालों को, स्किन को, आपकी हेल्थ को अच्छा रखते हैं। और बायोटिन एक तरीके का प्रोटीन है। प्रोटीन कहाँ से मिलता है लोगों को पता नहीं, मछली, लोबिया, चने, छोले, मार्श की दाल, उड़द की दाल एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, और गोश्त, मतलब गोश्त इतना नहीं कि आप गोश्त खाए जा रहे हैं। एक मिनट आपने ये इतने सारे गिनवा दिए हैं, बायोटिन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, डी, सी, बी, जितने भी हैं, ये इतने सारे तो नहीं खरीदे जा सकते, ये एक्सपेंसिव होते हैं। कोई एक जिसमें सब कुछ हो और बैलेंस हो, वो मल्टी विटामिन का नाम बताएं ना। देखिए मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, बड़ा अच्छा, पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, बहुत सस्ता, और पूरे महीने शायद आपका 400-500 रुपए खर्चा आएगा, ठीक है। 600 एम विटामिनो, उसमें तमाम विटामिन एडेड, आप गूगल जाएं, एम डैश विटामिनो, MYTAMINO, ठीक है। नाज़रीन जो खाना चाहते हैं उन तक पहुंच गई होगी, बिल्कुल। अब बताएं ये क्या लेके आए हैं? अच्छा देखिए मैं एक बड़ी जबरदस्ती चीज, अच्छा लड़कों का क्या होता है, लड़कियों दोनों का, एक तो बाल बीच में से गायब हो रहे हैं, ठीक है,
बाल खोरा हो रहा है, दाढ़ी में से लड़कों के बाल गायब, ठीक है, मांग इतनी चौड़ी हो जाती है। अच्छा, लड़कियों का क्या होता है, वो खींच के पीछे माथा पीछे जा रहा है, बिल्कुल, ठीक है, तो आप बहुत खींच के वो लगाती है बैंड, तो उससे लड़कियों के माथा। अब ये जबरदस्त चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें, और कोई मिलावट नहीं है सहरिश, आपको लग रहा था मिलावट बिल्कुल नहीं, और इससे क्या होगा, आपके बाल बड़े नेचुरली। दो चीजें जो मुझे इस बॉटल में नजर आ रही हैं बड़ी काम की है, एक कलौंजी जी और एक मेथी दाना। मैं आपको देखिए, मैं आपको बिल्कुल हमारे कैमरे पे मैं इसको बड़ा फ्लैश करूंगा, ये देखिए पूरा एक ब्लास्ट हुआ है, इसके अंदर 6 चीजें एडेड है, 3 तो तेल है, एक तो आंवले का है, ठीक है, जैतून का है और सरसों का है, ठीक है, 3 तेल हैं और उसमें आंवला सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके साथ ऐड करेंगे जी 5 चीजें, अजवाइन, कलौंजी, रतन जौ, काली मिर्च और बादाम की फोक जो कहलाती है, बादाम का जो छिलका होता है, जिसका तेल निकालने के बाद जो जलाया भूसी, बिल्कुल फोक भूसी, जिससे आपका जैसे नारियल की जो भूसी होती है वो भी जलाएं तो उससे बाल। अच्छा, ये तमाम चीजें आपने मिक्स की, ठीक है, और इसको अच्छी तरह से तेल में ऐड करके, और इसके साथ ऐड करेंगे 2% सैलिसिलिक एसिड लोशन, 2%, ठीक है, ये एक तरीके का एसिड है मगर ये आपका इफेक्टिव वाला एसिड है, ठीक है। आपने क्या किया, जहां भी आपके बाल गायब हो रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपके ओवरऑल बाल घने हो, जल्दी बड़े हो, तो आपने ये तेल में पूरा आप कर सकते हैं, मगर अभी थोड़ा सा करके दिखाऊंगा, ठीक है। आपने ये ऑयल लिया, ठीक है, ये देखिए इसमें तमाम ये कलौंजी और सब चीजें इसका एक्सट्रैक्ट आ रहा है। हमारे प्रोड्यूसर साहब को ये तेल चाहिए, बिल्कुल, मेरे लिए आप दूसरा भिजवा दीजिएगा, ये मैं उनको दे दूंगी, वो गंजे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। नहीं, होना कोई बुराई नहीं होती मेरे दोस्त, मिलेगा तुम्हें तेल, जरूर मिलेगा। अच्छा देखिए, अच्छा इसके अंदर ऐड करेंगे हम एक क्रीम आती है, कोई सी भी ले लें आप, टी ट्री ऑयल वाली, ठीक है। अच्छा, वो एक्नी, उस पे लिखा होगा एक्नी के लिए, चेहरे के लिए, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि आप ये समझेंगे सिर्फ चेहरे पे लगेगा, नहीं, आपके जहां से बाल आ रहे हैं वो भी वही स्किन है जहां से आपके चेहरे के आ रहे हैं, ठीक है, मगर उसके साथ चीजें चेंज हो गई, उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल चेंज हो गई ना। आपने क्रीम कितनी ली तकरीबन, अच्छा ये अगर आप पूरी बॉटल कर रहे हैं तो पूरा ट्यूब इसके अंदर डालोगे, ठीक है। ये आपने लिया इतनी क्रीम, ठीक है, इतने तेल में, ठीक है, और बस वो परसेंटेज अपने हिसाब से पूरी बॉटल के लिए पूरी ट्यूब है, बिल्कुल। अच्छा, मैं इसमें दिखा रहा हूं, मैं भी इसमें डाल नहीं सकेंगे क्योंकि ये लिक्विड वाला है। काजल या सुरमा, ठीक है, काजल या सुरमा भी बड़ा इरिटेंट है, आपके जैसे लड़कियां लगाती हैं, लड़के भी लगाते हैं, अब तो आईब्रोज पे भी शुरू हो गया है, आईब्रोज, आईलैशेस, उनको घना भी करता है। अच्छा, ये अभी हम नहीं निकाल सकेंगे, अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो आपके घर में चाय की पत्ती जरूर होगी, ठीक है, आपने क्या, इसका सब्स्टिट्यूट है, बिल्कुल, थोड़ा माइल्ड है मगर ये उतना ही काम करेगा जितना सुरमा, ठीक है। आपने ये मिक्स किया, ठीक है, और ये देखिए एक बड़ा जबरदस्त सा टेक्सचर बनेगा एक ऑयल का, ठीक है, जो आपका बिल्कुल जो बाल खोरा वक्त से पहले, अच्छा 12-12 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे बाल सफेद हो रहे हैं, पूरे बाल व्हाइट हो रहे हैं। अच्छा, वो एक साइनस का भी एक मसला होता है कुछ लोगों को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये तो फाइन बिल्कुल करना ही है, मगर जब तक साइनस ट्रीट नहीं करेंगे ना आपका जी, आप ये देखिए जरा इसको, अच्छा, और आप सूंघे इसको जरा, और उसको देखना। डॉक्टर खुरम, एक चीज और बताइएगा, आपने जो बाल खोरे की बात की है ना, उसमें मैंने अक्सर लोगों को एक रेमेडी यूज करते हुए देखा है, वो लहसुन की कली लेते हैं, उसे थोड़ा सा काट के इतनी शिद्दत से रगड़ते हैं कि उसके बाद बाल तो पता नहीं आते हैं या नहीं आते, बदबू बहुत आती है, नहीं बदबू के साथ वो स्किन जला देता है, जला देता है वो। सही, मैं आपको बताऊं 3 चीजें, इसके अलावा मैं आपको भी, एक तो ये बाल खोरे पे वो लहसुन लग रहे हैं, ठीक है, प्याज डायरेक्ट लेके काट के, और अदरक का पेस्ट, अदरक, ये सारी वो चीजें एसिडिक हैं। अच्छा, मस्से एक चीज होती है, ठीक है, एक साहिबा ने क्या किया, अपनी बेटी को लेकर आई, पूरा चेहरा जला हुआ, ठीक है, उन्होंने कहा कि वो मैं इसका मस्सा था, मैंने पढ़ा था कहीं, तो मैंने इसकी चूना लगा दिया। मस्सा जो होता है ना, मस्से, उसको चलाने के लिए चूना लगा दिया। एक खातून आई अपनी बेटी को लेके, उन्होंने घोड़े का बाल बांध दिया। अच्छा, हाँ, ये किसी ने, मगर समझे बड़ा खतरनाक है, उससे इन्फेक्शन होता है, आपको जॉन्डिस तक हो सकता है। मैंने कहा देखिए घोड़े के बाल में मैडम इन्फेक्शन होता है, कह रहे मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैंने जो घोड़े का बाल था वो बिल्कुल फ्रेश था, पोनी का बाल था, ठीक है, पोनी का हो या बड़े घोड़े का हो, उससे इन्फेक्टेड होता है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ आपको, देखिए अपने तौर पर ये जो आप, वो घोड़े की दुम का बाल होगा, घोड़े इफेक्टिवली तो दुम का ही बाल होता है। अच्छा, और सेकंड थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कि देखिए ये जो आप फहीम बता रहे हैं ना, ये लहसुन रगड़ देते हैं, एक खातून ने क्या किया, एक साहब, उनके मियाँ एक साहब मेरे पास है क्लिनिक में, और उनका पूरा चेहरा इतना सूजा हुआ, ठीक है, पूरा स्वेलिंग, अब ब्लीडिंग होती हुई, पानी निकल रहा है, खून निकल रहा है। मैंने कहा ये क्या हुआ, वो बता रहे, बेगम पीछे, ठीक है, वो बता नहीं रहे थे, इतनी देर तक हो गई थी। उसके बाद मैंने कहा बताए तो आपका कॉज पता चले, इन्फेक्शन तो हो गया, आप तो सेप्टिक है, एडमिट होंगे। तो उनका बेगम बोली खैर ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ, उनका मस्सा था, मुझे बुरा लगता, मैंने नेल कटर से काट दिया। अब ये मस्सा अंदर से आ रहा होता है, ये ऊपर थोड़ी, नेल कटर लिया उन्होंने, मस्सा काट दिया। अब वो पूरा इतना स्वेलिंग, ठीक है, कभी घोड़े का बाल,
कभी चूना, कभी नेट पे जाके खुद ही मतलब कोई अल्फा आर्बिटन क्रीम, सेल्फ मेडिकेशन शुरू हो गई है ना, और वो समझे वहीं बता रहे हैं। अच्छा नहीं, ये तो बड़ी पुरानी बात है, लहसुन रगड़ें। अरे लहसुन की एक क्वांटिटी होती है, कंसंट्रेशन होती है, आप लेके मतलब समझे कि आग लगा दें पूरे घर में कि गर्मी आनी चाहिए, जोर से जो है वो आपने रगड़ देना है। तो अच्छा अब ये जो है ये इसका सब्स्टिट्यूट है। अच्छा इन सारी रेमेडीज का सब्स्टिट्यूट ये आपके सर के बाल, मूछें, दाढ़ी, आईब्रोज, आईलैशेस, मगर ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। मगर आपकी ग़िज़ा, आपके विटामिन, आपका लाइफस्टाइल, और थर्ड चीज़ साइनस का इशू है वो जरूर चेक कराएं, ठीक है, डॉक्टर ही बता देंगे साहब। थर्ड चीज आपकी खुराक में जंक तो नहीं है ज्यादा, अगर आप पेट तो भर रहा है मगर ग़िज़ाइयत नहीं जा रही, और सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रॉपर रेस्ट और स्ट्रेस ना होना। अच्छा, और लोगों की ना थोड़ी सी काउंसलिंग करना भी बहुत जरूरी है, जो कि आजकल इस हद तक दीवाना वार इस चीज के पीछे भाग रहे हैं कि जिस तरह भी हमने बात की कि पिक्चर दिखा के बोलते हैं कि हमें ऐसा कर दो। बिल्कुल। अब ये इंजेक्शंस के अलावा लिप्स को पिंक करने के लिए भी फिलर्स डल रहे हैं कि ऑलरेडी मतलब वो लिपस्टिक आपकी लगी रहेगी, आईलैशेस आपकी वो एक्सटेंशंस लग रही हैं कि वो मैंने एक वीडियो देखे ट्यूटोरियल, वो खींच के आईलैशेस को ऊपर करके आपकी अपनी वाली उसमें वो लगा रहे हैं। मतलब ये कितना डेंजरस है। हम ये तो रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि खतरा है जिंदगी को, कैंसर कॉजिंग है, इसके अलावा बताएं लोगों को कि ये जरूरी नहीं है आपके लिए, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि खूबसूरत लगे। आप देखिए नेचुरली एक तरीके से एक चीज चले, आपने अक्सर खवातीन और हजरात को, अब हजरात भी शामिल हैं, आपने टीवी पे देखा होगा, अक्सर वो आपसे बात करते हुए स्माइल करेंगे ना तो वो यूं करते हैं, हंस नहीं पाएंगे प्रॉपर, ठीक है, पानी पिएंगे तो क्या होगा, एक साइड से ये ड्रिबलिंग हो रही है, ठीक है, पैरालाइज हो जाते हैं आपके लिप्स, ठीक है, अगर तरीके से नहीं करें, ठीक है, और जो पिगमेंटेशन आप डालते हैं वो डेफिनेटली हमेशा थोड़ी चमकती रहेगी, वो थोड़े दिन के बाद फेड होना शुरू होगी, और उसके बाद वो अंदर का जो इलास्टिसिटी है वो भी गायब करेगी। तो इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब आप एक ट्रीटमेंट कराते हैं, आप टेम्परेरी वाला कराएं, परमानेंट नहीं चलेगा, फॉरएवर नहीं चल सकता। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये कि अच्छा कोई ट्रीटमेंट जो होता है ना, एक खवातीन को पता नहीं क्या हो गया, फर्ज करें आप किसी अगर आप कुछ सैलून से कैसे ट्रीटमेंट करा सकते हैं, क्योंकि वो समझते हैं एक मशीन रखी हो बड़ी सी, वो हर एक पे चल जाएगी, मशीन के अंदर क्या है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, फ़हीम के हो रहा है, मेरे हो रहा है, चलो हम मिलता जुलता हो जाएगा, आपके वही मैं मशीन यूज़ करूँ, आपकी स्किन डिफरेंट टाइप है ना, तो वो इशू नहीं चलेगा। प्लास्टिक के फेस लगने लगे हैं, फिर कट्स बनवाते हैं, फिलर्स डलवाके के पास जाना जरूरी है, वो डॉक्टर हैं इसके, वो उनके पास डिग्री मौजूद है, वो ये भी बताएंगे। अच्छा मजे की बात आपको बताऊं, जो आपने सैलून का जिक्र किया ना, ये सैलून पे जो लोग जाते हैं ना, उन्हें सैलून वाले कभी मना नहीं करेंगे कि नहीं आपके नहीं हो सकता, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट उनको एग्जामिन करने के बाद ये बताते हैं कि नहीं जी आपकी ये ट्रीटमेंट नहीं होगा। मैं बता रही हूँ ना, मुझे कुछ टाइम पहले एक डॉक्टर मिले जी। अब आपने डॉक्टर की बात की है तो डॉक्टर का भी सुन लें, वो भी बिल्कुल उन्होंने कहा कि आपकी ये वाली आईब्रो जो है ना ये ऊंची है, ये वाली आईब्रो आपकी थोड़ी गिरी हुई है, तो ये सिर्फ यहाँ एक वो लगेगा, एक जिसे कहते हैं ना स्टिच, तो उससे कि आप ऐसे एलिवेट हो जाएगी और 6 मंथ्स तक ये रहेगी, तकरीबन 35,000 रुपए आपको मुझे देना पड़ेगा, और 6 महीने बाद दोबारा आके ऊंची करा लीजिएगा। मतलब ये इतना कॉस्टली भी है, कॉस्टली भी, और ये सही भी नहीं है, ये सही भी नहीं है, जरूरी भी नहीं। देखिए ये नहीं कि अगर डॉक्टर एक चीज कहलाती है मेल प्रैक्टिस, ठीक है, डॉक्टर भी कोई वो थोड़ी कि सारे अच्छे हैं, आप एक तस्दीक करें, आपकी कोई फैमिली के लोग गए हो, आपको पता हो मेल प्रैक्टिस तो कोई भी कर सकता है। देखें एक कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, वो उसकी डिग्री ये थोड़ी कि वो बेईमान नहीं हो सकता, आप थोड़ा अपनी अकल भी इस्तेमाल करें और थोड़ा सेंसेस के साथ जो आपको, अगर जो मशवरा बेसिक दिया जाए, अगर कोई कह रहा है विटामिन खा लें, तेल लगा लें, क्रीम लगा लें, उसमें तो कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़े, ये कोई ट्रीटमेंट आपको चलिए डॉक्टर हम ये बताएं कि घर में हमारे पास ऐसी कौन सी चीजें ऐसी मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल अगर अपने हम डेली लाइफ में रखें तो हमें कोई शिमर या फिर कोई ऐसा ब्लश लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी स्किन वैसे ही ग्लो करेगी और पिंपल्स भी नहीं निकलेंगे। मतलब बहुत सी थी लोग आलू का छिलका, ऑरेंज का छिलका, लेमन बहुत लगाते हैं फेस पे, क्यूकम्बर लगाते हैं, तो आप बताएं क्या क्या चीजें। देखिए तो लेमन लिया, रगड़ दिया आपने, ये बिल्कुल गलत है, वो जला देगा, ठीक है। आलू का छिलका भी, मगर वो उसको अंदर भी एसिडिटी होती है, एक हद तक करते हैं। बेसिक बड़ी हमने एक प्रोग्राम भी किया था बोल टीवी पे ही, उसमें उपटन हमने बना के दिखाया था, वो आप चेहरे पे लगाएं, ठीक है। उसके अलावा आप क्या क्या करें घर में, आप जैसे मौसम चेंज होता है, खाने के अलावा जैसे गन्ने का रस होता है, पीने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, आपने जब गन्ने के रस का मौसम होता है, आपने 4 घर की रेमेडी है, ठीक है, 4 चमचे आपने लिए शुगर केन एक्सट्रैक्ट यानी कि गन्ने का रस, उसके अंदर डाला बिल्कुल चुटकी मीठा सोडा जो खाना पकाने में भी काम आता है, उसके साथ ऐड किया आपने, उसके अंदर ऐड थोड़ा मैश करके थोड़ा सा टुकड़ा चुकंदर, ठीक है, और ग्लिसरीन, ये 4 चीज़ है, शुगर केन एक्सट्रैक्ट,
ठीक है, और उसके अंदर आपने ऐड किया मीठा सोडा, उसके अंदर आपने एक थोड़ा सा चुकंदर, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके पूरे चेहरे पे लगाएं हाफ एन आवर। जब वो सूख जाए तो जैसे बच्चों के मैल उतारते हैं वैसे करें, और ऊपर से अर्के गुलाब स्प्रे करें। आपका और होंठों पे भी लगाएं तो आपका नेचुरली आपके सन टैनिंग भी खत्म होगी, रंग बड़ा। मगर देखिए ये तमाम चीज़ें ऐड ऑन करती हैं, आप जब तक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ये मैं महंगे ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा, एक बेसिक आप डॉक्टर से पूछते हैं आपका फेस वॉश क्या हो, ठीक है, आप विटामिन कौन सा खाएं, बाहर जाएं तो सनस्क्रीन लगाएं, ठीक है। लड़कियों के लिए बड़ा ज़रूरी है, थोड़ा अगर आगे जा रही हैं थोड़ा दुपट्टा आगे कर लें, लड़के कैप पहन लें, ठीक है, फुल स्लीव पहने, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट सनस्क्रीन भी क्या स्किन के लिहाज से होता है या फिर आप सब कोई भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, समझे वो पूरा नेट पे आ रहा है लिस्ट, सब लोग अपनी मदर वो उसका खुशबू अच्छी है, खुद ही जज कर रहे हैं, खुद ही मेरे लिए SPF 50 ठीक है, मेरे लिए 70 ठीक है, मैं 100 लगाऊंगी, बिल्कुल माइल्ड लग रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक बात बताऊं आखिर में, जी जी जी, मेरी फैमिली में एक है, हमारे रिलेटिव हैं, मैंने उनको बचपन से देखा है, जी जी, उन्होंने कभी कोई लोशन, कभी कोई क्रीम, कभी कुछ यूज नहीं किया, वो सिर्फ कोकोनट ऑयल अपनी पूरी बॉडी पर फेस पे लगाते हैं और उनकी स्किन बिल्कुल बेदाग है और बिल्कुल रंग साफ है, कभी मैंने ड्राइनेस नहीं देखी, इतना जबरदस्त है कोकोनट ऑयल। देखिए वो तो बेस्ट चीज है, मगर देखिए सर डिपेंड भी करता है आपकी जीन्स पे, फिर अल्लाह की तरफ से भी कुछ, हर एक के लिए हर चीज नहीं चलती है, और वो उन्होंने लगाया तो सब वही लगा के चमक जाए, कोई इन्फेक्शन है उस पर भी लगा दें, ये थोड़ा सा ध्यान रखें ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ थे और बहुत ही जबरदस्त रेमेडी जो है वो आपने बताई है। उम्मीद करते हैं कि नाजरीन ने ये रेमेडी जो है वो अपने पास नोट भी कर ली होगी। और अब जो है वो हम एक वक्फे की जाने बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर खुर्रम। वक्फे के बाद नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी, दुनिया बोल है में हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी खबर हमने आपके साथ शेयर की थी प्रोग्राम के आगाज में, उसी पर चलते हैं कि दुनिया का वाहिद खानदान जिसके 9 अफराद मुख्तलिफ सालों में यकसा तारीख और महीने में पैदा हुए, कुदरत ने लाड़काना के अमीर अली मंगी को मुनफरिद पहचान दी, जो कि अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है। अच्छा, बड़ा मुझे तो बड़ी मतलब हैरान हूं मैं। मंगी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मंगी साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा मंगी साहब, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि ये किस किस्म की प्लानिंग थी, ये मैनेज कैसे हुआ, ये मुमकिन कैसे हुआ कि 9 अफराद एक ही महीने की एक ही तारीख के ऊपर जो है वो पैदा हुए? ये जो मेरी फैमिली है ये 9 अफराद पर मुश्तमिल है और इससे पहले 5 अफराद पर मुश्तमिल एक अमेरिकी खानदान था। मुझे 2018 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैंने क्लेम दाखिल किया था। एक दोस्त मुझे मशवरा दिया, उसके बाद 2019 में मुझे ये सर्टिफिकेट मौसूल हुआ कि मैं दुनिया की वाहिद फैमिली ये है कि जिसके 9 अफराद एक ही दिन एक ही तारीख पर पैदा हुए, बॉर्न ऑन सेम डे। हाँ, वो इसी तरह ये मुझे सर्टिफिकेट रिसीव हो गया है और ये तो कुदरत का करिश्मा है ना। कुदरत का करिश्मा तो है मंगी साहब, लेकिन इसमें कुछ इनफरादी अमल भी शामिल होगा कि हाँ भाई ठीक है, एक जहन में सोच होगी कि 2 बच्चे हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, फिर आपने कहा कि जी अमेरिका खानदान के 5 हैं, तो अब आप भी जो है वो उसी हिसाब से जो है वो आपने प्लान किया होगा। नहीं, ये जो मुझे खानदान ये जब लिस्ट हुई थी गिनीज बुक में, उसके बाद जो मुझे मालूम हुआ है, मुझे ये पहले था। अच्छा, ये 9 बच्चे होने के बाद आपको पता चला भी होते हैं। अच्छा मंगी साहब, मुझे ये बताएगा आप, चूंकि ये हो गया है और माशाल्लाह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम भी आ गया है, तो ये सेलिब्रेट आप लोग फिर किस तरह करते हैं? सब बच्चे कुछ शादीशुदा भी हैं, ये सारे अभी कमा रहे हैं, सब इकट्ठे होते हैं, किस तरह मनाते हैं अपनी सालगिरह? कितने केक आते हैं सालगिरह पर? बना अपनी सालगिरह केक एक ही आता है। अच्छा, अब मेरे जो ये हैं, मेरे बच्चे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं एक, और मैं 3 बेटियां बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में पढ़ते हैं। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त बच्चे मेरे ज़ेरे तालीम माशाल्लाह। तो मंगी साहब, आपका जरिए माश क्या है?
मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज हाई स्कूल टीचर काम। अच्छा जी, माशाल्लाह बताया। तो मंगी साहब अगर एक केक आता है तो वो तो फिर आप लोग खुद ही सारा खा जाते होंगे। हाँ ये तो सही है। अच्छा, मगर हम सादगी पसंद है ना। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मंगी साहब मुझे ये बताइए कि अब वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बन चुका है, ठीक है जी, अब इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को कायम रखना है, तोड़ना है, आगे का क्या इरादा है? मतलब तादाद 9 से 10, 10 से 11, मजीद है कुछ? मेरा तो पहले भी कोई इरादा नहीं था, आगे भी कोई इरादा नहीं है। मैं सारे ये जो है कुदरत पर मैं अब खुदा करता हूँ। चलें, ये रिकॉर्ड वहीं तक आगे बढ़ेगा कि अगर मंगी साहब के बच्चों के बच्चे भी इसी तारीख को पैदा होने लगे तो फिर माशाल्लाह से ये रिकॉर्ड आगे भी चलेगा। तो मंगी साहब कुछ क्या बच्चे जो है आपके किस तरह के हैं, तबीयत उनकी कैसी है, फर्मा बरदार हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, माशाल्लाह से सभी अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, मुश्किलात तो नहीं पेश आ रही हैं, सही चल रहा है, बस अल्लाह का शुक्र है? अल्लाह का तो शुक्र है, मगर जो भी मुश्किलात होती हैं वो हम खुद ही बर्दाश्त किसी तरह भी कर लेते हैं। और मैं जो ख्याल है कि हम अपनी औलाद को बेहतर तालीम दें, उसके बाद उसका नसीब है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत ही ज़बरदस्त बात की आपने मंगी साहब। और मैं तो यही कहूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, वहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम भी रहना चाहिए और अपने रिकॉर्ड को जो है वो आप तोड़ने की कोशिश जरूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। और नाज़रीन, इस उम्र में नहीं हो सकता, बच्चे जवान हो गए उनके। भाई अब उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। कुदरत के ऊपर उन्होंने पूरा इन्हिसार किया। खैर नाज़रीन, आपको बताया चलें कि गोल्ड टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 461 रन बनाकर 149 रन 149 रन की बर्तरी हासिल कर ली है। खेल के तीसरे रोज सऊद शकील ने शानदार बल्लेबाजी की, डबल सेंचुरी स्कोर कर दिया और सलमान अली आगा ने 83 रन की बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए उनका साथ दिया। श्रीलंका में डबल सेंचुरी करने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज बन चुके हैं सऊद। बिल्कुल जनाब, और इस वक्त इसी सिचुएशन पर बात करेंगे हम। क्रिकेट पर बात करने के लिए हमें क्रिकेट एक्सपर्ट इकबाल जमील साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या तासुरात हैं आपके सऊद शकील के हवाले से? मुंडा तो छा गया भाई, हर तरफ चर्चे हैं सोशल मीडिया पर। हाँ जी, आपके हाथ का बच्चा है। बिल्कुल सही बात है कि बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स खेली, लेकिन यहाँ अफसोस भी एक बात का है कि जनाब वो इतने अच्छे प्लेयर थे और उनको इतने लेट चांस दिया गया। अब उनकी उम्र हो गई है 27 साल। मतलब अगर उनको 3-4 साल पहले पिक कर लेते तो कितना जबरदस्त होता, पाकिस्तान के लिए एक एसेट होता। दूसरा ये है कि पाकिस्तान T20 और ODI ज्यादा खेलता है, टेस्ट मैचेस कम खेलता है। अगर सऊद शकील की ये इनिंग्स देखी जाए, मतलब आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। इस बार दुनिया क्रिकेट में छठे नंबर पे बैटिंग करने वाला कोई भी प्लेयर मतलब सऊद शकील का मुकाबला नहीं कर सकता। उनका एवरेज जो है 11 इनिंग्स में, ये इनकी छठी टेस्ट मैच था, इनमें कमाल उन्होंने किया। 98.50 एवरेज है उनका। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है और जिस मैच्योरिटी के साथ वो खेले हैं, जिस अच्छी इनिंग्स खेली है। इससे पहले भी लोगों को शायद याद होगा, इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 90 और 94, 93 के करीब स्कोर किया था। न्यूजीलैंड की अगेंस्ट थी, 50s की थी। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट क्रिकेट को टॉलरेट किया हुआ है और इस जैसे टैलेंट को जाया कर देते हैं। अभी देखिए कि क्या आगे होता है। मेरा अपना जाती ख्याल है कि ही शुड बी ए परमानेंट मेंबर ऑफ द टीम। बिल्कुल, आपका ख्याल बहुत ही दुरुस्त है और मेरे ख्याल में इकबाल जमील साहब इस ख्याल पर हमारे जो बोर्ड के वो अफराद हैं जो डिसीजन ले सकते हैं, ज़रूर सोच रहे होंगे। इस डबल सेंचुरी के बाद तो बनता भी है उनका सोचना, लेकिन ये तो अलमिया रहा है हमारी क्रिकेट टीम का जनाब के देर से लोगों को लेते हैं, बहुत देर तक इंतजार कराते हैं, बुढ़े बुढ़े खिलाड़ी हो जाते हैं, फिर उन्हें चांस देते हैं। पर देर आए दुरुस्त आए की बात अगर की जाए तो सऊद शकील को जो है बहुत अच्छा मौका मिला है मनवाने का। अलबत्ता इस टेस्ट को आप किस नजरिए देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि ड्रॉ की जानिब जा रहा है या हम जीतने के लिए इस वक्त बड़े अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं? देखिए, अब तो बड़ी वाइटल बात यह है कि जनाब नई बॉल हो गई है, सेकेंड इनिंग्स शुरू हो गई है, उनकी ऑलमोस्ट 1 विकेट गिर गई है। अब सब डिपेंड करता है इस वक्त पाकिस्तान की कप्तान बाबर आजम पे कि वो अपने स्पिनर्स को किस अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। उनके पास नुमान अली हैं, अबरार बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और खुद आगा सलमान है
बॉलिंग करने के लिए, तो मेरा अपना ख्याल है कि उनको प्रेशर डालना चाहिए। एक सब्सटैंशियल लीड मिली है, 149 की लीड कोई कम लीड नहीं होती। जाहिर सी बात है श्रीलंका ये चाहेगा, और अभी एक बात नहीं भूलना चाहिए, अगर श्रीलंका ने 250 या 350 स्कोर कर दिया और पाकिस्तान को चौथी मरतबा बैटिंग करनी होगी इस विकेट पे, और विकेट अगर थोड़ा बहुत टर्न लेगी तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मुश्किल होगा। लेकिन अभी ये लग रहा है जब कोई बल्लेबाज इस तरह से माशाल्लाह बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता है कि डबल सेंचुरी कर ली, और पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए कि जिन्होंने इस तरह से वहाँ पर खेला है, तो मुझे ये बताएगा कि हम जो दीगर खिलाड़ी हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको कहीं ना कहीं दरगुजर कर देते हैं। सलमान अली आगा का मैं लाजमी जिक्र करूँगी, 83 रन की इनिंग उन्होंने खेली, ये भी छोटी इनिंग नहीं है, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। इनमें कितना स्पार्क आप देख रहे हैं? बहुत जबरदस्त, बहुत आउटस्टैंडिंग थी, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस की उन्होंने। उनकी इनिंग्स नेचुरली ओवरशैडो हो गई जिस अंदाज के अंदर बैटिंग की है सऊद शकील ने, लेकिन उनका 83 और उनके साथ खड़ा रहना विकेट पे इतने लंबे अरसे के लिए, 2-2.5-3 घंटे के लिए बड़ी वाइटल इनिंग्स थी, और उनकी पार्टनरशिप की वजह से पाकिस्तान ने ये लीड लिया और 401 रन बना सके। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि दोनों खिलाड़ी बड़े टैलेंटेड हैं। ये अलग बात है कि जो सऊद शकील ने मैच्योरिटी ज्यादा दिखाई, उनका एप्लीकेशन बड़ा अच्छा था, जिस अंदाज में वो कट खेल रहे थे, जिस अंदाज के अंदर वो कवर ड्राइव कर रहे थे, और अपने शॉट की सिलेक्शंस में उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया, और आप ये देखिए आखिरी वक्त तक वो खेलते रहे और उनका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा था। सारी बात ये है कि वो बिल्कुल रुके नहीं, जैसे कहते ना इंग्लैंड में बेसबॉल टेस्ट मैच में इंट्रोड्यूस किया, वो एक लम्हे पे इस अंदाज में खेल रहे थे, और ये बहुत बड़ी बात है, वो प्रेशर में नहीं आए, और तमाम जो टेस्ट बुक के अंदर स्ट्रोक्स होते हैं उन्होंने खेल के दिखाया, बहुत जबरदस्त किया। बिल्कुल ऐसे इकबाल जमील साहब, सऊद जो है वो प्रेशर में नहीं आया, अच्छा खेलते रहे, लेकिन प्रेशर में आ गया हमारा बैटिंग ऑर्डर। आज फिर वही सवाल वहीं खड़ा है, हमारे ओपनर्स तो छोड़िए, 2 डाउन 3 डाउन, हम 5वीं विकेट तक कुछ नहीं कर पाए, हमारे साबिक कप्तान भी कुछ नहीं कर पाए, हमारे हाजिर कप्तान भी कुछ नहीं कर पाया, और एक मरतबा फिर हम 110-120 के स्कोर पे 5 विकेटें गंवाए खड़े थे। ये मौजाती तौर पे एक बेहतरीन इनिंग सऊद शकील और सलमान अली आगा खेल गए, बाद में नसीम ने भी उनका बहुत अच्छा साथ दिया जिसकी वजह से स्कोर खड़ा हो सका। लेकिन अगर हम बल्लेबाजों की बात करें, जो हमारा टॉप बैटिंग ऑर्डर है वो कहां मौजूद है? अगर चौथी मरतबा बैटिंग करने का मौका हमें मिल गया तो समझ लीजिए हमें लगभग 1 दिन के अंदर ही स्कोर बराबर करना होगा। यार बात आपने बिल्कुल सही कही है। देखिए सारी बात ये कि पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट ये पेमेंट है जो है ना, टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट चीज है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर पाकिस्तानी जो बल्लेबाज हैं ये बहुत पीछे हैं, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे इमामुल हक हो, उनके सेट ऑफ माइंड बड़ा अजीब हो जाता है। T20 क्रिकेट ने यही तो किया है, और टेस्ट क्रिकेट में वही असली खूबसूरती और असली बात जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट में नजर आती है कि प्लेयर का पोटेंशियल क्या है। आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान जो बल्लेबाज थे, जो बैटर्स थे, वो पहली इनिंग में बिल्कुल लटखड़ा गए। 54 पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए। इस वक्त इकबाल साहब आगे वनडे में आप देख रहे हैं कि सऊद शकील को मौका मिलेगा। एग्जाम्पल हमारे सामने सरफराज की भी है, कैसे वो आए और छा गए और फिर कभी धोखा नहीं देगा, फिर ऐसे गायब हुए कि उनको मौका ही ना मिला। तो कुछ ऐसा ही इनके साथ तो नहीं होने वाला? मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि टेस्ट क्रिकेट में और ओडीआई में जो 50 ओवर होता है, बाज़ औक़ात तो इनिंग्स जो है वो 50 ओवर तक पहुंचती भी नहीं और इनिंग्स खत्म हो जाती है 40-45 ओवर में। तो मेरे ख्याल में सऊद शकील इस इनिंग्स के बाद, इस ट्रिमेंडस इनिंग्स के बाद जिसमें उन्होंने एप्लीकेशन दिखाई, जिसमें उन्होंने बॉलर को बड़ा अच्छा लीड किया, वो डिजर्व करते हैं कि वो ओडीआई में खेलें, बिल्कुल डिजर्व करते हैं। इज ए गुड फील्डर ऑल्सो। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी को वो नॉक कर रहे हैं। बिल्कुल देखें जनाब, सारी बात ये होती है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ये होता है कि बात प्लेयर जो है वो सामने नहीं होते। उसकी एक मिसाल मैं आपको दूं, पाकिस्तान के दौरा में इंग्लैंड के हैरी ब्रुक्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, उनकी कोई जगह नहीं थी टीम में, लेकिन इंग्लैंड के सिलेक्टर्स ने उनको टीम में जगह दे दी। और ये देखिए जो तीसरा एशेज टेस्ट था उसमें हैरी ब्रुक्स की इनिंग्स की वजह से इंग्लैंड को विक्ट्री मिली। 2-0 डाउन होने के इंग्लैंड को तो विक्ट्री दिला दी उनके खिलाड़ियों ने, उनके बोर्ड की मदद से। मुझे बताइएगा इकबाल जमील साहब के सऊद शकील को आपने खेलते हुए देखा है, वनडे के मैचेस में भी जो है वो आपने यकीनन उन्हें खेलते हुए देखा होगा, ज़ाती कैफियत में भी आप उन्हें जानते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि कितने फिट इन हैं सऊद शकील आपके नज़रिए से वनडे के लिए, और क्या वो आने वाले वर्ल्ड कप में एक सरप्राइज एलिमेंट बन के सामने आ सकते हैं पाकिस्तान की जानिब से? मेरे ख्याल में बिल्कुल आ सकते हैं। आप यही देख लीजिए ना कि श्रीलंका की जो
इसका नाम क्या, स्पिन बॉलिंग थी, वो बुरी नहीं थी। नशीता और जयसूर्या बॉल को मूव भी कर रहे थे और लाइन ऑन लेंथ भी बड़ी अच्छी थी। 5-6 घंटे तक विकेट में वो मुसलसल खड़े रहे, अनबीटन गए। और क्या चाहिए, और क्या एक्सपीरियंस होता है, और क्या आप एग्जाम्पल चाहते हैं? ये उनकी सिर्फ दुनिया क्रिकेट में उनकी सिर्फ 11वीं इनिंग्स थी, सिर्फ 11 इनिंग्स खेले हैं। 6 टेस्ट मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस देखिए, तो फिर आपको और क्या चाहिए? आपके पास बैरोमीटर क्या होता है, किस तरीके से, क्या पैमाना होगा कि आप प्लेयर को चांस देंगे? तो हमारे सिलेक्टर पे डिपेंड करता है सारिश कि वो सिलेक्ट करेंगे। जब बाबर आजम तीनों फॉर्मेट के कप्तान हो सकते हैं, तो सऊद शकील ओडीआई क्यों नहीं खेल सकते? चले जी, अल्लाह करे उनको मौका भी मिले। अच्छा, किसकी जगह पर लाएंगे फिर उन्हें वनडे में? किसकी जगह पे किया? वो ऑलरेडी जगह है उनकी, बिल्कुल बन सकते हैं, रीशफलिंग हो सकती है। किसकी जगह की बात नहीं होती है। मतलब किसी को कुर्बानी का बकरा ना बनाए, आप मेरिट पे देखें। हम तो यही चाहते हैं कि कुर्बानी का बकरा ना बने और जगह बन जाए। अच्छा इकबाल साहब, आखिरी सवाल, इंडियन जो पिच है उसकी कंडीशंस जो हैं, आपको क्या लगता है कि ये कहा जाता है कि जो स्पिन जो है ना, उनको स्पिनर्स को अच्छा खेलना पड़ेगा वहां पर, तो क्या आपके इस हवाले से राय है, क्या तासुरात है? बड़ा क्विकली जवाब चाहूंगा सर। देखिए, बहुत अजीब बात है कि ये विकेट जो है ना, फास्ट बॉलर्स की भी मदद दी उसने शुरू में और स्पिनर्स को भी मदद दी, लेकिन अभी तक वो जो वाइल्ड टर्न होता है ना, वो विकेट के अंदर नजर नहीं आया। और ये एक अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए कि वाइल्ड टर्न नजर नहीं आया। लोग ये कह रहे थे जितने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है कि अभी तक बॉल टर्न नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया इकबाल जमील साहब, आप हमारे साथ। और सऊद शकील की जगह बिल्कुल बन सकती है वनडे के लिए। देखते हैं कि इंडिया में वो स्पिनर्स के लिए जो पिचेस उन्होंने बनाई हैं वहां कारामत साबित होंगे या नहीं। फिलहाल प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और सारिश को दीजिए इजाजत। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही है और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।